शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट चल रहा, तो इस चैप्टर में सारे स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिन स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो स्टूडेंट प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को देख लें, जिससे ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कुछ। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री बजाज के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2003 को व्यापार एवं लाभानी खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए श्री बजाज का तलपट दिया हुआ, मैंने बताया था तलपट के दोनों साइड का टोटल यानी कि ऋणी और धनी पक्ष यानी कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल आता है वो इक्वल आता है। तो ये इक्वल टोटल दिया हुआ 36,500। इसके बाद सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं और उन एडजस्टमेंट को या तो किसी मद में ऐड किया जाता है या किसी मद से माइनस किया जाता है, इन घटाया जाता है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट देखिएगा दिया हुआ है, अंतिम रहतिया 1500 रुपये। तो अंतिम रहतिये को किसी में ऐड लेस नहीं करते हैं बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि व्यापार खाते के धनी पक्ष में और एसेट साइड में यानी कि संपत्ति पक्ष में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। देखिए स्टूडेंट कोशिश करिएगा कि आप जल्दी जल्दी इंग्लिश में क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें और इंग्लिश के वर्ड आपको आ जाएं। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, आगे चल के मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ही आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्लांट व मशीनरी पर 5% प्रतिवर्ष से हिरास लगाया जाता है। तो देखिए प्लांट और मशीनरी पर जो हिरास होता है, हिरास का मतलब घिसावट, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन से हमारी उस संपत्ति की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती, घिस जाती, घिसने से कम हो जाती है। तो प्लांट मशीनरी में से इसे कम करना था, तो प्लांट मशीनरी पर हम टिक कर दें। इसलिए टिक कर दें जिस समय हम क्वेश्चन को जब बनाएं तो उस समय हमें ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो इस पर मैंने इस तरीके से ये टिक किया हुआ। टिक करने का मतलब है इसको आपको अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना बल्कि अंदर लिखना है, जिससे इसको माइनस करते समय आपको एडजस्ट इसमें से माइनस करना है, माइनस आराम से हो जाए डिप्रिसिएशन। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको बताया था प्लांट मशीनरी पर जो डिप्रिसिएशन होता है वो खर्चा होता है और खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि लाभांश खाते के ऋण पक्ष में लिखा जाएगा। ये आपका अप्रत्यक्ष व्यय होता है, इसलिए मालते अप्रत्यक्ष व्यय होता है। इसके बाद आता है, देनदारों पर 5% की दर से अप्राप्त ऋण के लिए संचय तथा 2% की दर से कटौती। देनदारों पर अप्राप्त ऋण के लिए संचय, इसका मतलब है 5% देनदारों पर रुपया मरने की संभावना है। तो मरने की संभावना है तो इससे देनदार क्या होंगे, कम होंगे। तो असेट साइड में जो डेटर्स लिखे जाएंगे उसमें से माइनस होगा। तो इट मीन्स इस पे डेटर्स पे हमें टिक करना है। ये हमने डेटर्स पे टिक कर लिया, यहाँ पर ये डेटर्स पे टिक कर लिया, जिससे हमें पता रहे इस पे समायोजन है। दूसरा हमें इसे बैड डेट्स यानी कि जो हमारे पहले से 500 रुपये मर चुके थे अशुद्ध ऋण के, वो बैड डेट्स और बढ़ जाएगा, तो इसमें भी इसे टिक कर लिया आपने। इसके बाद देखिएगा क्या करना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 2% की दर से कटौती। तो कटौती भी देनदार की वैल्यू उससे कम होती है, तो देनदारों में से ही माइनस होना है। तो देनदार के लिखकर उसके नीचे 2 लाइन छोड़ देंगे, एक तो रिजर्व फॉर बीडी बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आप प्राप्त ऋण के लिए संचय की माइनस करेंगे और इसके अलावा डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो सबसे ऊपर से देखेंगे क्या क्या चीज़ दी हुई है। देखिए रोकड़ दिए हुए 600 रुपये, तो रोकड़ जो लिखी जाएगी यानी कि इंग्लिश में इसे कैश कहते हैं, तो कैश को हम एसेट साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के। तो देखिए यहाँ पर कैश जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी हुई है 600 रुपीज़, जैसा कि आपको दिख रहा है ये 600 ये बैलेंस शीट है आपकी। और इसके एसेट साइड में यानी कि ये बैलेंस शीट है आपकी और इसके एसेट साइड में 600 रुपीज़ आप कैश का लिख देंगे। ये आपने 600 रुपीज़ कैश का लिख दिया, ये आपने 600 कैश का लिख दिया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया, प्रारंभिक रहतिये को ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो लिखते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, यानी कि ये आपका देखिएगा ओपनिंग स्टॉक आ गया
₹6000 ट्रेडिंग अकाउंट का, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ऊपर यहाँ तक आपका जो ये टोटल है, यहाँ तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये यहाँ तक, ये यहाँ पर टोटल लिख दीजिएगा आप इस टोटल तक, और नीचे जो है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि ये 2 जिधर लिखते हैं ये डेबिट साइड होता है ये वाला, और ये डेबिट साइड है आपका, और ये वाला जो है आपका वो क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ₹6000 लिख दिया आपने, 6000। इसके बाद देखिएगा ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, पूंजी खाता। तो पूंजी आपको लाइबिलिटीज में लिखनी है। तो पूंजी जो यानी कि कैपिटल कैसे कहते हैं इसको, तो कैपिटल देखिएगा लाइबिलिटीज में, ऊपर मैंने बताया था करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं, नीचे फिक्स लाइबिलिटीज लिखते हैं। तो कैपिटल 8000, कैपिटल को हमेशा आप अंदर लिखा करें, क्योंकि कैपिटल में कोई भी अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो कम से कम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो होगा ही। तो नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस माइनस होता है, इसलिए कैपिटल को अंदर लिखेंगे, ठीक है, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए कैपिटल के बाद जो आता है वो आता है आपका फर्नीचर। फर्नीचर आपकी एसेट्स है, यानी कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आपकी संपत्ति होती है। संपत्ति को इंग्लिश में एसेट्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्नीचर आपने 4000 लिखा हुआ है, ये फर्नीचर आपका आ गया ₹4000, ये अमाउंट है इसकी। इसके बाद फर्नीचर के बाद आता है आपका, देखिएगा फर्नीचर के बाद अब लिखेंगे हम, फर्नीचर के बाद आएगा आपका क्रय खाता है, यानी कि परचेज। देखिए अगर परचेज रिटर्न होती है तो परचेज को अंदर लिखा जाता है, अदरवाइज परचेज को अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं। तो परचेज जो लिखते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेज को हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है इधर वाला। तो जिधर 2 लिखा हुआ है ये वाला, ये डेबिट साइड है, और ये वाला जो है वो क्रेडिट साइड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज 12000 ₹12000 लिखे हुए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो लिखेंगे हम वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया परचेज। सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है सेल्स। सेल्स रिटर्न भी थी इसलिए इसको अंदर लिख लिया। सेल्स को कहाँ लिख लेंगे, ये अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न माइनस होनी है। इसके बाद सेल्स के बाद देखिएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का देखिएगा, अगर डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के ऋणी पक्ष डेबिट पक्ष में है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती है, क्योंकि ये खर्चा होता है, ये हमने डिस्काउंट किसी को दी है। और जब ये ट्रेड तलपट यानी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होती है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जाती है, क्योंकि ये डिस्काउंट हमें मिली होती है, इनकम्स होती है। तो डेबिट में लिखी हुई है, तो डेबिट में लिख लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखिएगा डिस्काउंट लिखा हुआ है ₹200, ये जैसे कि ₹200 डिस्काउंट लिख दिया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट के बाद जो आएगी वो क्या लिखेंगे आप, डिस्काउंट के बाद आ जाएगा आपका, ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद विक्रय वापसी को सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स में से माइनस कर देंगे। जैसा कि ये 200 माइनस करने के बाद देखिएगा ये 200 माइनस करा तो आपका कितना बचा, ₹20,800 बचा। इसके बाद सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। इसके बाद आती है आपकी डेटर्स। तो डेटर्स आपको पता है एसेट्स होते हैं। डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा था, उधार माल बेचा था तो हमें पैसे लेना है उससे, और हमारा पैसा किसी के ऊपर भी है तो वो एसेट्स होती, चाहे बैंक में जमा हो, चाहे हमारा किसी व्यक्ति के ऊपर हो, चाहे हमारी बिल्डिंग में लगा हो, मशीनरी में लगा हो, स्टॉक में लगा हो, फर्नीचर में लगा हो, तो ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। तो देखिएगा डेटर्स एसेट साइड में लिख देंगे, ये डेटर्स आपका लिखा हुआ है, ये एसेट्स में डेटर्स 8000 क्योंकि डेटर्स पे एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखेंगे इसको। डेटर्स के बाद आता है आपका अप्राप्त ऋण। अप्राप्त ऋण का मतलब ऐसा ऋण जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो हमारा पैसा मर गया तो खर्चा है, यानी कि लॉस है, और लॉस एक्सपेंसेस एंड लॉस सारे पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में देखिएगा यहाँ पर लिख दिया आपने बैड डेट्स ₹500, लेकिन अंदर लिखेंगे एडजस्टमेंट है उस पर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा अब नेक्स्ट आता है आपका बैड डेट्स के बाद अप्राप्त ऋण संचय, ये ₹800। देखिए ये अप्राप्त ऋण संचय ₹800 क्रेडिट में लिखा हुआ। क्रेडिट का मतलब है पिछले साल हमने अप्राप्त ऋण के लिए संचय बनाया था, लेकिन वो हमारा ऋण बैड डेट्स नहीं हुआ,
नहीं हुआ तो ये एज ए इनकम की तरह हमें बन जाती है, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जितना भी अब इस साल का बैड डेट्स होगा, हमारा जो बैड डेट्स है, जो न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, उन सबको ऐड करके ये 800 रुपये जो क्रेडिट में दिए होते हैं उसे हमेशा सारे बैड डेट्स से माइनस कर देते हैं कि ये इनकम हमारे खर्चों को कवर करती, कम करती, इसलिए। इसके बाद इसको माइनस करेंगे, बाद में लिख लेंगे। इसके बाद सैलरी देखिए, वेतन को सैलरी कहा जाता है, तो वेतन जो लिखा जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2000 रुपये लिख दिया, ये सैलरी आपकी आ गई 2000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सैलरी के बाद ढुलाई और मजदूरी, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्शन से पहले के खर्चे होते हैं, इसलिए इनको जो लिखा जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है 500 रुपये। तो देखिएगा यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में यानी कि कैरेज 500, वेजेज 500 रुपीज़ लिख दिया गया। ये आपके लिखे हुए हैं कैरेज और वेजेज। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, आपकी एसेट्स है, संपत्ति में लिखा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स है तो इसको नीचे लिख लिया करें, प्लांट एंड मशीनरी देखिए ये लिखा हुआ है आपका प्लांट एंड मशीनरी, ये 2000 रुपीज़ एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको अंदर लिख लिया। इसके बाद देखिए दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी के बाद बीपी, बीपी का मतलब दे बिल, जिन बिलों का पैसा आपको देना है वो बीपी हैं, तो बीपी को लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, तो बीपी को लाइबिलिटीज में यानी कि दायित्व में लिख लिया जाएगा। बीपी 4000 रुपये, डेटर्स क्रेडिटर्स को पहले लिख लिया करें, बीपी को बाद में लिख लिया करें। इसके बाद आता है क्रेडिटर 2700 रुपये, तो क्रेडिटर्स को 2700 रुपये, ये भी लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, ये जो लाइबिलिटीज है इसका मतलब क्या होता है, दायित्व जो पैसे देना है। तो बीपी जिन बिलों का पैसा देना, और क्रेडिटर जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है तो उनका भी हमें पैसा देना है, तो ये भी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे 2700 रुपये। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हमारे सारे पॉइंट्स हमने क्लियर हो गए, सारी चीज़ें लिख लीं। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दी हुई हैं। अब अगर थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ध्यान करवाऊँगा कि मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था, ये ऋणी शेष है तलपट का, ये धनी शेष है। तो तलपट की ऋणी शेष में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो या तो आपकी एसेट्स होंगी या आपके एक्सपेंसेस होंगे। देखिए रोकड़ ऋणी में लिखा हुआ था, तो ये आपकी क्या एसेट्स थी। प्रारंभिक रहतिया ये ट्रेडिंग के डेबिट में सारे खर्चे जाते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम जाती है। ट्रेडिंग के डेबिट में है कैपिटल, देखिए कैपिटल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में या तो लाइबिलिटीज होगी या फिर इनकम होगी, तो कैपिटल लाइबिलिटीज है। फर्नीचर देखो डेबिट में है, एसेट्स है। क्रय खाता डेबिट में है, खर्चा है। विक्रय खाता इनकम होती है, यानी कि माल बिक रखा है तो पैसा आएगा, तो ये रिवेन्यू है, तो इसे किधर क्रेडिट में लिखा जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो जितने भी खर्चे और एसेट्स होती हैं, खर्चे या तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे जाते हैं या पीएल अकाउंट के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में। और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और पीएल के क्रेडिट में जाती हैं जो इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो यहाँ पर देखें विक्रय ये क्रेडिट का है, कटौती देखिए खर्चा है, विक्रय वापसी विक्रय में से माइनस होती है। अब देखिए डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, अप्राप्य ऋण खर्चा है, डेबिट में लिखा हुआ, ये इनकम्स थी, अप्राप्य ऋण संचय एज ए इनकम है तो क्रेडिट में लिख दिया। वेतन ढुलाई मजदूरी ये भी डेबिट में है, खर्चे हैं। प्लांट मशीनरी डेबिट में है, खर्चा है। देय बिल और क्रेडिटर्स यानी कि बीपी और लेनदार ये लाइबिलिटीज हैं तो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या चीज़ हो गई, या तो इनकम्स हो गई या फिर आपके लाइबिलिटीज हो गई, और डेबिट में क्या खर्चे और एसेट्स होते हैं। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो पहली एडजस्टमेंट देखें अंतिम रहतिया, तो अंतिम रहतिया को कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया गया ये, और दूसरा कहाँ लिख देंगे हम, एसेट्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ये एसेट्स में, एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, तो संपत्ति में क्लोजिंग स्टॉक ये 1500 रुपये लिखा हुआ है आपका। इसके बाद देखिए क्या आता है, दूसरी एडजस्टमेंट है आपकी प्लांट मशीनरी पर 5% डिप्रिसिएशन लगाना। तो प्लांट मशीनरी पर 5% डिप्रिसिएशन लगाइएगा। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर दी हुई थी 2000, तो आप 5% कैसे लिखेंगे, 2000 × 5, ये लिखिएगा 2000 × 5 अपॉन 100। तो 100 में देखिए 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, और 5 की 20 से मल्टीपल करेंगे तो 5 20 का 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया डिप्रिसिएशन आपका, 100 रुपीज़। तो डिप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम होती, माइनस कर दिया तो कितना बचा, ये 1900 रुपये बचा, ये डिप्रिसिएशन आपका।
वो अब मशीन की वैल्यू बची 1900 रुपये। अब ये 100 रुपये जो डिप्रेशन है ये खर्चा है, खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। तो डिप्रेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आ गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ गया। कोई भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह लिखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ कहाँ लिख दिया था आपने, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी डिप्रेशन है प्लांट एंड मशीनरी पर, प्लांट एंड मशीनरी पे से माइनस कर दिया एसेट्स में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा अब अगली जो एडजस्टमेंट है, देनदारों पर 5% की दर से अप्राप्त ऋण के लिए संचय, यानी देनदारों पर 5% रुपया मरने की संभावना है। तो यहाँ हमारे डेटर जो है वो 8000 हैं, तो 8000 का भी 5% निकालिएगा। तो वही करेंगे 8000 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, 400 रुपये हो गया। तो 400 रुपये यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपके बचे 7600 रुपये। कितना बचा, 7600 रुपीज़। आप देखिए उसके बाद ये 400 रुपीज़ ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देखिएगा जो अप्राप्त ऋण पड़ा हुआ, पहले से आपके कितने रुपए मर चुके थे, 500 रुपये, 400 रुपये और मरने की संभावना है। तो टोटल लॉस आपका कितना हो गया, 900 रुपये। अब 900 रुपये में देखिए 800 रुपये पिछले साल हमने ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो पिछले साल का 800 रुपये था। तो पिछले साल ये 800 रुपये मरे नहीं, तो एज ए इनकम हो गई। तो इस साल 900 रुपये मरने की संभावना है, जिसमें 800 रुपये पिछला हमें इनकम के रूप में है। तो इसे माइनस कर दीजिए तो कितने रुपए का बचेगा आपका, 100 रुपीज़ आपका लॉस रह जाएगा। इसके बाद देखिएगा अब दूसरी अगली एडजस्टमेंट में डिस्काउंट का था, 2% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो सॉल्व होता है निकलता है वो न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स के बाद जितने डेटर्स की अमाउंट बचती है। तो अब डेटर्स की अमाउंट 7600 बची है, तो 7600 पर 2% निकालेंगे। तो 2/100, तो 2/100 मल्टीपल करा यानी कि हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 152 रुपये। तो 152 रुपये ये आ गया आपका। तो अब कितना बचा, इसे माइनस कर देंगे 7448। तो डिस्काउंट का मतलब हमने छूट दी तो भी खर्चा है ये। डिस्काउंट ऑन डेटर से 152 रुपये जो माइनस किया वो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ चीज़ आपको देखिए नज़र आ रही है कि एसेट्स में से अगर कोई भी चीज़ माइनस होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं उसे। तो एक तरीके से आप सेंस भी लगा सकते हैं कि एसेट्स में से अगर कोई चीज़ माइनस होगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएगी। अब यही रूल इस पर भी चलता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या ट्रेडिंग अकाउंट से कोई चीज़ माइनस होगी तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो एसेट्स में ही लिखी जाती हैं। कुछ एक आध को कभी कभी कुछ इधर उधर भी चला जाता है, लेकिन पीएल अकाउंट से जो चीज़ माइनस होती हैं वो कहाँ लिखी जाती हैं, एसेट्स में। ये आपका फार्मूला इसलिए है कि कहीं पर कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा करके वो आपका थोड़ा आंसर नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अब जोड़ने वाला देख लीजिएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चीज़ ऐड होती है, देखिए माइनस करने से तो एसेट्स में जाएगी और ऐड करने से प्लस करने से कहाँ जाएगी, लाइबिलिटीज में जाएगी। कहाँ जाएगी, लाइबिलिटीज में जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटीज में लिखते हैं, ये मोस्टली ये सही होता है, लेकिन कुछ एक आधा एडजस्टमेंट ऐसी भी होती है जो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगी, वो इधर उधर भी हो सकती है थोड़ी सी। इसके बाद देखिए आता है अब क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका ये 2% कटौती का भी हो गया, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया आपने, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब आपकी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करिए। टोटल हम वो वाला करते हैं जो ज़्यादा होता है। देखें क्रेडिट में जो है 21,000, 20,800 और 1,500, यानी 20,800 और 1,500, ये करीब 21,000, 22,000 कुछ बनना है, 22,300 बनना है। और इधर देखें 12 6 18, 19,000 हो रहा। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल आपने कर लिया, तो ये टोटल हो गया 22,300 रुपये। अब आप क्या करें, रफ पे जाकर इसका टोटल करिएगा। इसका टोटल डेबिट का जो टोटल हो रहा है वो आपका ये हो रहा है 17,000, वो सॉरी 19,000, 12 6 18 और 19,000। अब एक तो तरीका ये है कि 22,300 में से 19,000 को माइनस कर दीजिएगा, अब तक 3,300 बचेगा, उसे ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिए। देखिए इधर आपकी परचेज है, इधर आपकी सेल्स है,
तो आपने परचेज यानी डेबिट साइड में खर्चे कम हुए, इसको माल ज़्यादा का बिका तो आपका प्रॉफिट हो गया। डेबिट के खर्चे ज़्यादा हो जाते, क्रेडिट में कम का माल बिकता तो आपकी इनकम, आपका लॉस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और दूसरा तरीका मैंने एक बताया था कि ये 22,000 जो 300 टोटल आया था, सबसे पहला काम ये करिएगा, जो ज़्यादा वाला टोटल है उसको कर लीजिएगा आप। ये आपने ज़्यादा वाले टोटल को कर लिया 22,300, और इसी 22,300 को आपने इधर लिख दिया 22,300। अब आप क्या करें, इसका डिफरेंस ले लीजिएगा। तो इसका डिफरेंस देखिए कैसे लेंगे, आप इकाई से चलिएगा। देखिए इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या है, 0 0 0 है, 6,000 में भी 0 है, 12,000 में 0, 500 में 0 है, 500 में 0 0 0 0 है, और यहाँ पर 22,300 में भी इकाई का अंक 0 ही लाना है। तो यहाँ पर अंतर जो पड़ा वो 0 डाल दीजिएगा। 3300 का जो इकाई का अंक 0 है, 0 लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, अगर यहाँ पर होते 22,335 तो यहाँ पर इकाई के अंक पर 5 लाना था, तो आप यहाँ पर 3300 की में जो 0 था उसकी जगह पर यहाँ पर इकाई के अंक पर 5 लिखते, क्योंकि 5 जब डाल देंगे, क्योंकि ऊपर 0 0 है, 5 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ 0 ही लाना था, 0 आ गया। फिर देखिए दाई के अंक पे भी 0 0 0 और लाना भी 0 है, तो 0 ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपने देखिए 0, ये वाला 0 लिख दिया, ये वाला पहले वाला, अब ये दूसरा वाला 0, ये वाला 0 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद क्या आता है, आपका दहाई के अंक पे 5 और 5 10 है, 10 है। यहाँ पर 22,300 में आप देख रहे हैं कि 22,300 में जो है वो आपका सैकड़े के अंक पर क्या है, 3 है, और ऊपर जो है सब में 0 0, 5 और 5 10 हुआ, तो 10 में कितना और जोड़ दें कि 3 आ जाए। 10 के बाद 3 कहाँ पे आएगा, 13 पे आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिया आपने, 13 के 3 हो गए, 1 कैरी हो गया, 1 हासिल हो गया, 1 और 6 हो गया आपका 7, 7 और 2 9 हो गए। 9 के बाद देखिए आपको लाना यहाँ पर 22 हैं, 2 और लाने हैं, 22,200 में 1000 के अंक पर 2 लाना है, तो यहाँ पर 6 और 1 7 2 9 हो रहे हैं। 9 में कितना जोड़ दें कि 2 आ जाएगा, 9 और 3 12 के 2 हो गए। ठीक है, 3 आ गया आपका 3300 1,100 वाले स्थान पर, 12 के 2 1 हासिल हो गया, 1 और 1 ये 12,000 वाला कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, 10,000 के अंक जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यही 3300 रुपये, यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सी डी कब होता है, जब ज़्यादा वाले टोटल से कम वाले को माइनस करते हैं तो सी डी कहलाता है, और जब उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो बी डी कहलाता है। आप लोग कभी भी ये मत रखना कि सी डी डेबिट में आता है और बी डी क्रेडिट में आता है, क्योंकि सी डी क्रेडिट में भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। अगर यही अभी देखिएगा इधर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता, यानी कि खर्चे आपके ज़्यादा हो जाते हैं इधर वाले, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, तो इधर भी ये सी डी ही लिखा जाता। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट बी डी क्रॉस कर लेते हैं, दूसरी तरफ उतार लेते हैं, यानी कि डेबिट में आया तो क्रेडिट में उतर जाता है, और इधर आता तो इधर उतर जाता। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बी डी आ गया 3300 रुपये। अब 3300 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल करा आपने, 3300 आया। सेम डिफरेंस यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है आपको। देखिए इकाई के अंक पर 0 0 है, फिर यहाँ पर 2 आ गया, ये कितना है 2। अब 2 में देखिए यहाँ पर 3300 का 0 लाना, तो 2 में कितना और जोड़ दें, 8 जोड़ दीजिए, 2 और 8 10 का 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 और 5 6, 6 में कितना जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ दीजिए ये वाला, तो 6 और 4 10 का 0 हो गया। अब हासिल 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 हो रहा है। देखिएगा 6 कौन कौन से भाई, 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 1 हासिल 6 हो गया। 6 में कितना जोड़ दीजिएगा, 3 आ जाएगा, 6 में आप 7 जोड़ दीजिएगा, 6 और 7 6, 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 हो गए। अब आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 1 हासिल और 2 मिलाकर 3 हो गए, अंतर पड़ ही नहीं रहा, अंतर नहीं है। तो ये तो कितना आ गया आपका 748, इसे लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यही नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो कैपिटल हमारी 8,000 थी, इसमें 748 रुपये हमने नेट प्रॉफिट को क्या करा, ऐड कर दिया। तो भाई नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, अगर लॉस हो जाता
तो कैपिटल हमारी कम हो जाती, तो प्रॉफिट को जोड़ देते हैं और नेट लॉस को माइनस कर देते हैं। इसे ऐड करने के बाद अब बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिएगा। दोनों साइड का टोटल जो है अगर इक्वल आता तो दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखिए 8 4 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 3 3 4 7 8 7 15, इधर भी 15,448 आ रहा और इधर भी 15,448 आ रहा है। इसको आप टोटल करेंगे तो आप देखिएगा दोनों साइड का टोटल जो है, इधर का भी देखें करके 8 4 और 9 4 13 13 5 13 और 5, फिर से देखिएगा 8 आ रहा यहाँ पर 4 आ रहा। अब ये 6 5 11 4 15 15 और 9 24 के 4 हासिल 1 1 और 1 2 2 7 9 4 13 13 1 14, फिर से देखो 6 5 11 11 11 11 4 15 19 15 15 और 9 24 2 हासिल हो गया। 2 1 3 7 3 10 10 4 14 और 1 15, ये भी हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से करिएगा। ये देखिए दिया हुआ सोनल इंटरनेशनल लिमिटेड की पुस्तकों में बनाए गए निम्नलिखित तलपटों को 30 जून 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभानी खाता बनाना है आपको। तो इसके लिए देखिएगा ओपनिंग स्टॉक 4600 रुपये। सबसे पहला काम हमारा वही होता है एडजस्टमेंट का। तो देखिए यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो देखिएगा, सबसे पहले अंतिम रहतिया दिया हुआ, तो अंतिम रहतिये को तो आपको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, तो इसको किसी पे टिक नहीं करना। अब अदत्त वेतन 500 रुपये, कर के 200 रुपये अदत्त हैं, तो वेतन पर टिक करना है आपको और कर पर टिक करना। तो यहाँ पर देखिए वेतन और मजदूरी दी तो वेतन पर टिक किया हुआ है और किराया व करा है, किराया व कर पे टिक करा हुआ है। ऐसे ही आप बुक में टिक कर लीजिएगा। इसके बाद जिससे हमें पता रहे कि इसमें कुछ जोड़ना है, इसमें कुछ घटाना है। बीमा प्रीमियम पर 2010 के लिए दिया गया, तो बीमा प्रीमियम पर टिक कर लीजिएगा। ये देखिएगा बीमा प्रीमियम ये नीचे दिया हुआ था, बीमा प्रीमियम पर भी टिक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद एडजस्टमेंट है पूंजी पर और आहरण पर ब्याज की व्यवस्था है, तो पूंजी और आहरण पर टिक कर लेंगे। तो इधर पूंजी पर टिक कर लिया आपने और आहरण पर टिक कर लिया। ये देखिएगा पूंजी पर टिक किया हुआ है और इधर आपका आहरण ड्राइंग पर टिक किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आहरण ड्राइंग पर टिक कर लिया आपने। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर फर्नीचर पर डिप्रेशन है और प्लांट मशीनरी पर, तो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पर ये टिक किया हुआ है, फर्नीचर पर ये टिक किया हुआ। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रारंभिक रहतिया, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को देखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, ये देखिए 4600 रुपये। इसके बाद देखिएगा ओपनिंग स्टॉक के बाद जो आ जाता है विक्रय वापसी को विक्रय में से माइनस करेंगे। विक्रय को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और उसमें से माइनस कर, तो विक्रय आपका कितना है 29,000 रुपये दिख रहा है स्क्रीन पर आपको। इधर विक्रय वापसी 8,860 रुपये लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर विक्रय को सेल्स कहते हैं, 29,000 लिख लिया और विक्रय वापसी को सेल्स रिटर्न 860 रुपये माइनस करा, तो कितना बचा, ये 28,140 बचता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका वो आता है किराया है 24,230। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा किराया देखिए ऋणी में दिया हुआ है, तो क्रय वापसी है या नहीं इसे देखने के लिए आप धनी पक्ष देखिए। तो धनी पक्ष में देख रहे हैं क्रय वापसी 280 रुपये, तो क्रय लिख दीजिएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, यानी कि व्यापार खाते के ऋणी में 24,230 और माइनस कर दिया आपने क्रय वापसी परचेज रिटर्न 280, तो ये आपका बचा 23,950 रुपये। इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, अब आपका ये इसके बाद आता है किराए के बाद रेल भाड़ा जो है भाड़ा आपका प्रोडक्शन से पहले का खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 1860 देखिएगा। रेल कैरेज या रेल फ्रेट कह दीजिएगा 1860 रुपये आ गया। इसके बाद आता है किराया व कर, रेंट एंड टैक्स पीएल अकाउंट के डेबिट में उस पर टिक किया हुआ था, तो इसे अंदर लिखा देखो रेंट एंड टैक्स 570 रुपये। ये यहाँ तक का आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ तक
और इसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एंड टैक्स 570 रुपये अंदर लिखा हुआ है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, रेंट एंड टैक्स के बाद आप देखिएगा वेतन और मजदूरी। आप देखिए वेतन और मजदूरी दोनों इसमें दिए हुए हैं एक साथ में। वैसे मजदूरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, व्यापार खाते की ऋणी में, और वेतन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अब यहाँ पर जब दोनों दिए हों तो हम ये देखते हैं सबसे पहले वर्ड कौन सा दिया। तो सबसे पहले वेतन दिया तो इसे कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो पीएल अकाउंट के डेबिट में देखिएगा यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस लिख दिया आपने 930 रुपये, इस पर भी एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे इसको। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इसके बाद आता है आपका विविध देनदार पे एडजस्टमेंट नहीं है तो सन्ड्री डेटर्स को एसेट्स में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपने सन्ड्री डेटर 1400 रुपये डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख दिए गए। इसके बाद आता है डेटर्स के बाद आता है ब्याज। ये ब्याज अगर डेबिट में है तो पीएल के डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो ब्याज इंटरेस्ट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 90 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप 90 रुपीज़ इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। इसके बाद आता है ब्याज के बाद डॉक एवं तार। तो डॉक तार को कहते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो देखिएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी 1460 रुपये लिखा हुआ है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। इसके बाद देखिएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद आता है आपका बैंक में रोकड़, ये एसेट्स है। तो बैंक में आपके पैसे जमा है तो एसेट्स है, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट्स में देखो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ऊपर लिख लिया करें तो अच्छा है। वैसे आप ये ध्यान रखिएगा कोई धोखे से इधर उधर हो जाती है, जैसे ऊपर लिख दें 820 और नीचे लिख दें 40 रुपये, तो इससे आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है, इससे कोई बैलेंस शीट के टोटल में फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमने लिक्विडिटी का थोड़ा ध्यान नहीं रखा, ये हो जाता है। ध्यान रख लीजिएगा तो अच्छा बात है, कभी कभी एक आध इधर हो जाती तो उससे भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं, आपके टोटल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा कैश एट बैंक हो गया। विनियोग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर्स खरीद के अपना पैसा कहीं लगा देते हैं तो हमारा जब पैसा लगा हुआ तो सिंपल सी बात है हमारी एसेट्स है तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। तो इन्वेस्टमेंट देखिए एसेट्स में लिख देंगे, ये आया आपका एसेट्स में, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये एसेट साइड में लिखा हुआ। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट के बाद आता है आपका फर्नीचर, ये भी एसेट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है तो नीचे लिखें फर्नीचर 500 रुपये, इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए हमने कहाँ लिखा है, इसको अंदर लिखा है। ये फर्नीचर के बाद देखिए क्या लिखते हैं, फर्नीचर के बाद छूट, ये डेबिट में दी है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ये देखिएगा डिस्काउंट लिखी हुई है 410 रुपये, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके बाद देखिए पीएल अकाउंट के डेबिट में डिस्काउंट हो गई। डिस्काउंट के बाद आता है आपका कार्यालय व्यय, ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 300 रुपीज़, ये भी लिख दिया गया। इसके बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद जो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी को देखिए टिक करा हुआ है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है तो इसको अंदर लिखा प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी के बाद आता है आपका ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होती है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों को चेक कराते हैं, ऑडिट कराते हैं, तो उनको जो फीस दी जाती है वो ऑडिट फीस की होती है। ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो ऑडिट फीस जो है ये लिखा हुआ है आपका ऑडिट फीस, यानी कि ये ऑडिट फीस ये आ गई आपकी, ये ऑडिट फीस, इसको ये है ऑडिट फीस, कितना है 250 रुपये, ये वाली अमाउंट 250 रुपये। ऑडिट फीस के बाद आता है बीमा प्रीमियम 240 रुपये, बीमा प्रीमियम पर एडजस्टमेंट है तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 240 रुपये अंदर लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट है इस पर। ये बीमा प्रीमियम 240 रुपये एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से कुछ माइनस होना या प्लस होना। इसके बाद देखिए आता है आपका बीमा प्रीमियम के बाद हस्तगत रोकड़, इसे कैश इन हैंड कहते हैं, हमारे हाथ में रोकड़ है तो वो हमारी एसेट्स है। एसेट्स में देखिए यहाँ पर 40 रुपये 40 रुपीज़ ये लिखे हुए हैं, ये आपका कैश इन हैंड 40 रुपीज़। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कैश इन हैंड के बाद आपका लिखा है मिस्टर वेद प्रकाश के पास जमा किए, ठीक है, हमने मिस्टर वेद प्रकाश के पास जमा करे।
तो जब हम किसी के पास पैसे जमा करेंगे तो वो भी हमारा पैसा है, तो एसेट्स होगी। 3000 रुपये एसेट्स में लिख देंगे। यहाँ पर लिखा डिपॉजिट टू वेद प्रकाश 3000 रुपीज़ एसेट्स में। इसके बाद देखिए आता है आहरण ड्राइंग। ड्राइंग को मैंने बताया था निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से जितना भी पैसा, जितने भी आप गुड्स निकालते हैं उसे आहरण कहते हैं। तो हमने पूंजी व्यापार में लगाई, उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया तो उससे हमारी पूंजी कम हो जाती है। तो ड्राइंग यानी कि आहरण को कहाँ आप पूंजी में से माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कैपिटल लिखी हुई है। अब कैपिटल के क्रम में देखो, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट जुड़ता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है वो जुड़ता है, फिर ड्राइंग माइनस होता है और इंटरेस्ट को ड्राइंग में जोड़ के फिर दोनों चीज़ें माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेस मीन्स होता है घटाना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नीचे लेस ड्राइंग 1000 रुपये, ये कैपिटल के टोटल में से माइनस करेंगे। पहले ये सबको जोड़ लेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक ये लिखा हुआ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 8000 रुपीज़ और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे 8000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा ये क्लोजिंग स्टॉक 8000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक देखिए 8000 रुपीज़ ये लिखे हुए हैं बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दें क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आदत्त वेतन 500 रुपये और कर के 200 रुपये। आदत्त का मतलब वेतन का देना है तो इससे वेतन हमारा बढ़ेगा। ज़्यादा दे दिया तो इस साल का नहीं है तो उसे माइनस कर देते। भाई इस साल का वेतन देना है, आपने कम दिए तो और देने हैं, तो इससे हमारे वेतन की वैल्यू बढ़ेगी। तो वेतन में ऐड कर देंगे 500 रुपये। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो वेतन लिखा हुआ है ये सैलरी एंड वेजेज, उसमें ऐड मीन्स होता है जोड़ना, ये हमने ऐड कर रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आदत्त 500 रुपये, 500 रुपये जोड़ दिए तो 9300 रुपये हो गई। अब ये कितना आ गया आपका 1430 रुपये आ गया, 900 500 1430 रुपये। इसके बाद देखिए करके कह रहा था आदत्त, तो करके जो आदत्त हैं वो टैक्स में जोड़ देंगे। ये रेंट एंड टैक्स दिया हुआ तो इसमें ऐड लिख दिया आउटस्टैंडिंग टैक्स 200 रुपये जोड़ दिया तो 570 और 200 770 रुपये, ये 770 रुपये आ गया आपका। इसके बाद ध्यान दीजिएगा अब क्या आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, ध्यान दें नेक्स्ट एडजस्टमेंट बीमा प्रीमियम वर्ष 2010 के लिए है। अब आपको पता है वर्ष 2010 जो है वो 1 जनवरी 2010 से शुरू हुआ होगा और 31 दिसंबर 2010 को ख़त्म हुआ होगा। तो यानी कि 31 दिसंबर 2010 तक, 31 दिसंबर 2010 तक का पेमेंट आपने बीमे का कर दिया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन कब बना रहे हैं। क्वेश्चन ये हमारा बन रहा है 30 जून 2010। कब बन रहा? 30 जून 2010 को। तो 30 जून 2010 तक के ही खर्चे लिखना है आपने, और आपने इसका पेमेंट कर दिया 31 दिसंबर 2010 तक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 मंथ का, यानी कि 6 मंथ का आपने एडवांस दे दिया ये पेमेंट। तो जब एडवांस दे दिया तो एडवांस जो पेमेंट है वो इस साल का है नहीं, अगला पीरियड का है, ये 30 जून के बाद का है। तो हमने अभी सेवाएं हमें नहीं मिली, पहले ही पेमेंट कर दिया, तो ऐसे को प्रीपेड कहते हैं। तो पहले तो आप 6 मंथ का निकालिएगा। तो टोटल आप देखें यहाँ पर बीमा प्रीमियम की जो अमाउंट है वो कितने रुपए दी हुई है, यहाँ पर नीचे देखें इंश्योरेंस प्रीमियम 240 है। तो 240 ये 12 महीने का है, आपको 6 महीने का निकालना। तो 6 महीने कैसे करें, 240 × 6/12, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 120 रुपये। तो ये 120 रुपये जो है आपने एडवांस दे दिए, ज़्यादा दे दिए तो 120 रुपये माइनस कर दीजिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 120 रुपये माइनस करे तो ये 120 रुपये जो माइनस किए हैं, अब इनका भी ट्रीटमेंट देखो करना है। आपने आउटस्टैंडिंग टैक्स का जोड़ा, सैलरी का आउटस्टैंडिंग जोड़ा। अब ये पैसे आपको देना थे तो लाइबिलिटीज हो गई आपकी, और ज़्यादा दे दिया तो हमारा पैसा किसी के ऊपर है तो हमारी एसेट। तो इन 200 और 500 को तो कहाँ लिखेंगे, ये 200 और 500 को लाइबिलिटीज में लिख दीजिएगा। लाइबिलिटीज में देखिए इधर लिखा हुआ बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी के 500 रुपये, आउटस्टैंडिंग टैक्स के 200 रुपये।
थोड़ा सा ऊपर जगह नहीं थी, वैसे ऊपर लिखिएगा आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये करंट होते हैं और इसलिए मैंने नीचे लिख दिया गया है इसको, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको भी थोड़ा ऊपर लिखिएगा आप। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, ये भी करंट में ही आता है, 200 रुपये 120 रुपये, इसे एसेट्स में लिख दिया। अब आपको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर पीएल अकाउंट में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो लाइबिलिटीज में लिख रहे हैं, कोई चीज़ माइनस हो रही तो एसेट्स में। ऐसे ही लाइबिलिटीज में कोई चीज़ ऐड होती है तो पीएल अकाउंट के लाइबिलिटीज में कोई चीज़ ऐड होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं यहाँ पर, और अगर बैलेंस शीट में से माइनस होती, एसेट्स में से माइनस होती तो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती है। जस्ट इससे उल्टे इधर के होते हैं क्रेडिट के, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा था, ये हो गया था आपका बीमा प्रीमियम। पूंजी पर 5% तथा आहरण पर 40 रुपये ब्याज की व्यवस्था करना। तो पूंजी का ब्याज पूंजी में ऐड करते हैं। तो पूंजी देखिए यहाँ पर 12,000 है, तो 12,000 का 5% कैसे निकालेंगे, आपको पता है 12,000 इंटू 5/100, तो कितना हो गया आपका 12 पंजे 60, 600 रुपये। तो 600 रुपये आप पूंजी में ऐड कर देंगे, लेकिन देखिए पहले नेट प्रॉफिट जोड़ता है उसके बाद ऐड करते हैं, ठीक है। तो 600 रुपये यहाँ पर देखिए ऐड में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद देखिएगा 40 रुपये आहरण पर ब्याज कह रहा था, तो आहरण का ब्याज आहरण में ड्राइंग में ऐड कर दीजिएगा। तो ड्राइंग ये लिखा हुआ था आपका 1000, यहाँ पर प्लस 40 कर दिया आपने, तो ये 1040 हो गया। अब सारा चीज़ जोड़ने के बाद कैपिटल में से बाद में 1040 माइनस करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा पूंजी पर ब्याज, ये बिजनेस के लिए जो है खर्चा होता है, व्यापार के लिए खर्चा होता है, क्योंकि व्यापार का मालिक पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यापार का मालिक व्यापार से अलग है, तो व्यापार ने ये पैसा एज ए उधार लिया है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड में लिख रखा है। ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इसलिए ये ब्याज जो है पूंजी पर ब्याज जो है व्यापार के लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि ये लिखा हुआ है देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको देखिए पीएल अकाउंट के डेबिट में 600। और अब मालिक ने पैसा जब व्यापार से लिया है तो व्यापार उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो व्यापार के लिए इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल के क्रेडिट में 40 रुपये लिख दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है पीएल अकाउंट के क्रेडिट में हो गया ये पीएल का। इससे देखिए एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई आपको कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जितनी चीज़ें ऐड हुई थी वो लाइबिलिटीज में लिखेंगी, और लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हुआ है तो ये कहाँ लिखा है आपका पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग जो है वो हमारी एसेट्स की तरह होता है, उसे लाइबिलिटीज में माइनस करते हैं लेकिन एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एसेट्स में कोई भी चीज़ ऐड होती है तो वो इनकम साइड में लिखते हैं पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो और एसेट्स में से कोई चीज़ माइनस होती है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। इसके बाद ये एडजस्टमेंट हो गई। इस एडजस्टमेंट के बाद अब देखिएगा नीचे और भी एडजस्टमेंट होंगी। फर्नीचर पर 5% डिप्रेशन और मशीन पर 10% डिप्रेशन। तो फर्नीचर पर 5% डिप्रेशन फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। ये देखिए 5% इसका 25 रुपये आएगा, 500 का वही निकाल लीजिए, 500 इंटू 5/100। और इसका डिप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी का 5,000 का 5% 5,000 इंटू 5/100 करेंगे तो ये 500 रुपये हो जाएगा। इसे माइनस कर दिया, देखो 25 रुपये यहाँ माइनस करने के बाद कितना बचता है, ये बचता है 475 रुपये और ये बचेगा आपका 4500 रुपये, ठीक है। अब ये 25 रुपये और 500 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डिप्रेशन ऑन फर्नीचर 25 रुपये, डिप्रेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 500 रुपये लिख देंगे। आपकी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको डिप्रेशन सॉल्व करना है तो डिप्रेशन जैसे 5%, 10% और 20%, ये तीनों बहुत ईजी होती हैं, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती आपको। जैसे सपोज कर लीजिएगा ये आपको 5,000 का 10% निकालना है, ये 5,000 दिया हुआ है, तो 5,000 का आपको 10% निकालने के लिए इंटू 10/100 करो, या आप ऐसा करें ये 5,000 अमाउंट है, इसमें से एक जीरो ख़त्म कर दीजिए, 10% आ गया। 20% निकालना है तो एक जीरो को ख़त्म करके जो अमाउंट बची उसकी डबल कर लीजिए, 500 बची, 500 का डबल कर लेंगे, 1,000 आ जाएगा।
अगर आपको 5% निकालना तो एक जीरो को ख़त्म करके इस अमाउंट की हाफ कर लीजिए, आधी कर लीजिए, 500 का आधा 250 रुपये आ जाए। तो इससे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, या तो आपको ऐसे नहीं आता तो आप इनटू उतनी परसेंटेज करिएगा, अपॉन 100 कर दीजिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका क्या करना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व करना। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करिएगा। तो क्रेडिट साइड का देखिए ये टोटल कर लिया आपने, इनका टोटल हो गया 28 और 8 36,140। यही 36,140 टोटल आपने यहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा सतर्कता से ये देखा करें, आपको पहले ये अंदाज लगाना है या देखना है कि टोटल है किधर का ज़्यादा। इधर का देखो 28 6 36 हो रहे थे, जबकि इधर का 23,000 और 4,000 23 4 27 और 1,000 8,000 28 मान लो। तो क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा है हमें लग रहा। तो जिधर का टोटल ज़्यादा होता वही टोटल पहले करते हैं, उसी टोटल को दूसरी साइड में रखकर डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर। तो अंतर देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पर इकाई के अंतर भी 0 0 0 है, यहाँ 40 में भी 0 ही लाना है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर इकाई के दहाई के स्थान पर 5 और 6 5 11, यानी कि 5 और 6 5 11, 11 में कितना डाल दीजिएगा आप कि 4 आ जाए, 11 में 3 और ऐड कर दीजिएगा। ये 3 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 11 3 14 के 4 हो गए, हासिल 1 और 1 1 1 और 6 7 7 और 9 7 16 16 16 और 8 24 24 में कितना ऐड कर दीजिए, 1 आ जाए, 24 में 7 ऐड कर दीजिए, 24 और 7 31 का 1 हासिल 3 3 और 4 7 7 3 10 10 1 11 11 11 में कितना ऐड कर दीजिएगा, 6 आ जाए, 11 और 5 11 और 5 11 5 16 के 6 हासिल 1 1 और 2 3 1 हासिल और 2 ये 3 हो जाएगा। आप कुछ भी ऐड नहीं करना, तो 5730 आ गया। सेम इसी तरह से आप ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में 5730 ले आए। आप क्रेडिट का टोटल करा आपने, क्रेडिट का टोटल 6,350 आ रहा। 6,350 में ये डेबिट वाले चाहे अलग रफ पर यहाँ तक का टोटल करके, ये यानी 760 से लेकर कहाँ तक का 600 तक का टोटल रफ पे कर लीजिएगा, फिर उस 6,350 में से माइनस कर दीजिएगा एक तरीका। दूसरा आप डिफरेंस डाल सकते हैं, तो डिफरेंस में देखो 0 0 0, यहाँ 5 था 25 में 5 जोड़ दीजिए, 10 का 0 आ गया। पहले ही मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो से 2-3 बार देखें तो आप डिफरेंस डालना आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, अब इसे कैपिटल में ऐड कर दिया। देखो कैपिटल 12,000 थी, 395 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल बढ़कर 12,395 हो गई। इसमें इंटरेस्ट 600 रुपये। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो निकलता है वो आपकी इनिशियल कैपिटल, जो कैपिटल दी हुई उस पर निकलता है, नेट प्रॉफिट पर नहीं सॉल्व होता। 12,000 का 6% कितना, 12,000 का 5% 600 रुपये हो। आप 600 भी जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 12,995। और ड्राइंग के जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग 1,040 रुपये, इसको माइनस कर दिया तो आपकी अमाउंट आ गई 11,955 रुपये। अब इसको आप ऐड कर लीजिए सारे को। तो अब ऐड क्या क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से 1,400 6,800 और 11,955 और 500 और भी 200, सबका टोटल करेंगे 20,855 आ जाएगा। इधर भी यहाँ से लेकर आप ये 40 रुपये से लेकर पूरी बैलेंस शीट में जितने भी धनराशि दी हुई सबका टोटल करें तो इधर का भी कितना टोटल आ रहा है, 20,855। अब देखेंगे हम दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ जाता है, और दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट आपकी वो सही आया होगा। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में ये गलत भी हो जाता है, टोटल सही आने पर भी कुछ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस पर बिलीव कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट का आपका टोटल मैच हो गया। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस और आपको दिए हैं, इनकी मदद से आप इन क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट भी है पूछ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सब मुझसे पूछिएगा आप, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। और मैंने ग्रुप पर भी ये PDF फाइल भेज दी है इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। आपके पास बुक अगर कोई हो तो बुक से हेल्प लेकर क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आए वो मुझसे आप डिस्कशन करिएगा। थैंक यू। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनको भी ये वीडियो आप शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
थैंक यू।